क्या पढ़ रहे थे कल अपने? प्राचीन काल। बताओ, देखिए सीए हैकेट को हस्त कुठार कहां कहां से मिले थे? कब मिले थे? बी आलसीन को ऐसी वस्तुएं कहां से मिली? और झालावाड़ से ऐसी वस्तुएं किसको मिली? सेडनकार। प्राचीन सभ्यताओं का पालना कौन सी नदी के किनारे, कौन से जिले में, किसके द्वारा उत्खनन किया गया, कौन सी जगह का उत्खनन किया गया? महासतिया। किसका? कैसे पाषाण उपकरण मिले? लघु पाषाण उपकरण। और उसने खाने के लिए किसका प्रयोग शुरू किया? पशुपालन। किसका प्रयोग? पशुपालन का। लाश के साथ में क्या मिलते हैं? खाद्य सामग्री और अच्छा लोहे के उपकरण मिलने लगे। इसका मतलब वो लोग क्या करने लगे? खेती। और एक तांबे की छेद वाली सुई मिल रही है। तिलवाड़ा कौन से जिले में, कौन सी नदी के किनारे, किसने उत्खनन किया, कैसे पाषाण उपकरण और क्या मिले? पशुपालन। और बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया किसकी पुस्तक है? बाड़मेर में एक और सेंटर कौन सा है? पचपदरा। अजमेर में कौन सा सेंटर है? बूढ़ा पुष्कर। नागौर में 2 सेंटर कौन से? और पाली में 2 सेंटर कौन से? ताम्र पाषाण काल की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी? इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? उसके पुराने नाम क्या क्या है? आघाटपुर और आठपुर। उसका स्थानीय नाम क्या है? और वो कौन सी नदी के किनारे है? आइडिया बेड़च। कौन से जिले में है? उदयपुर। किस किसने उत्खनन किया? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरे जी सांकलिया। किसकी भट्टियां मिलती है, इसलिए क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। कैसे मृद भांड प्राप्त होते हैं, जिनको लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? और किस प्रकार के उद्योग के साक्ष्य हैं? रंगाई और छपाई। व्यापार के लिए किसका प्रयोग कर रहे थे? बाट का। एक ही जगह से कितने चूल्हे मिले हैं? उनमें एक चूल्हा कैसा है? और मसाले कूटने के लिए क्या क्या खाते थे वो लोग? गेहूं, चावल और जवार। मकानों की नींव कैसी बनाई जाती थी? मकान कैसे बनाए जाते थे? उन ईंटों में मजबूती के लिए क्वार्ट्ज। मरण मूर्ति किसकी मिली है? उस बेल को क्या नाम दिया गया? लाश के साथ में क्या मिलते हैं? अफगानिस्तान का नीले रंग का पत्थर कौन सा है? बिना हत्थे का जलपत्र कहां का है? यूनान का हमें कैसा सिक्का मिला है? अपोलो के चित्र वाला सिक्का। इतनी बातें बड़ी। चलो दूसरा सेंटर पढ़ते हैं। इसी सभ्यता का दूसरा सेंटर लिखो, देखिए गिलूंड। सेंटर कौन सा अगला? गिलूंड। राजसमंद जिले में। गिलूंड कौन से जिले में? राजसमंद। उत्खनन करता लिखो, एक्सकेवेटर्स। बी लाल, वीएस सिंधे, ग्रेगरी पोसल। क्या क्या नाम बताओ, देखिए बी लाल, वीएस सिंधे, ग्रेगरी पोसल। क्या क्या नाम बताओ? बी लाल, वीएस सिंधे और ग्रेगरी पोसल। कहां का उत्खनन करते हैं? गिलूंड। जैसा कि कल अपने पढ़ रहे थे कि भाई बागोर एक लंबी चौड़ी जगह, एग्जैक्टली जिस जगह का उत्खनन हुआ उस जगह का नाम क्या है? महासतिया। क्या नाम है? वैसे गिलूंड में जिस जगह का उत्खनन हुआ उस जगह का नाम है मोड़िया मगरी। क्या नाम है? मगरी। मगरी का मतलब होता है पहाड़ी। जैसे जयपुर में यहाँ पे पहाड़ी को बोलते हैं डूंगरी। क्या बोलते हैं? तो आप पढ़ते हो जैसे कि झालाना डूंगरी, मोती डूंगरी। वैसे इधर मेवाड़ साइड में पहाड़ों को क्या बोलते हैं? मगरी। तो उदयपुर में नाम होंगे मोती मगरी, हिरण मगरी। वैसे ये कौन सी मगरी है? मोड़िया। देख लो, मोड़िया मगरी नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड मोड़िया मगरी वाज एक्सकवेटेड। मोड़िया मगरी नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड मोड़िया मगरी वाज एक्सकवेटेड। मोड़िया मगरी नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड मोड़िया मगरी वाज एक्सकवेटेड।
तो गिलुंड में कौन सी जगह का एक्सकेवेशन किया गया? मोडिया मकरी। किस किसने किया? बीबी लाल, वीएस शिंदे, ग्रेगरी पोसल। क्या मिला उनको? लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस, साक्ष्य, एविडेंसेस। अच्छा बताओ, देखिए आहड़ में कैसी ईंटें मिलती है? कच्छ, यहां से लिखो पक्की ईंटें, बैग्ड ब्रिक्स, पक्की ईंटें। कैसी ईंटें मिलती है? पक्की। आहड़ में कैसे कैसे मृद भांड मिले? काले वाला, दो प्रकार के, या तो काले या कैसे हैं ला, यहाँ 5 प्रकार के, काले, लाल, पॉलिश वाले, सादे, भूरे, खूब सारे यहाँ पे लिख लो। 5 प्रकार के मृद भांड, 5 टाइप्स अर्दनवेयर्स, 5 प्रकार के मृद भांड, 5 टाइप्स अर्दनवेयर्स। लिखो मिट्टी के खिलौने, टेराकोटा टॉयज, मिट्टी के खिलौने, टेराकोटा टॉयज। जैसे अपने कांच गोलियां होती है, जैसे यहां पे मिली है पत्थर की गोलियां। कैसी मिली है? देख लो, पत्थर की गोलियां, स्टोन बॉल्स, पत्थर की गोलियां, स्टोन बॉल्स। चूड़ियां मिली है हाथी दांत की बनी हुई, लिख लो हाथी दांत की चूड़ियां, आइवरी बैंगल्स, हाथी दांत की चूड़ियां, आइवरी बैंगल्स, हाथी दांत की चूड़ियां। तो बताओ, देखिए आहड़ में कैसी ईंटें? कच्ची। तो गिलुंड में कैसी ईंटें? पक्की। आहड़ में कितने प्रकार मृद भांड? 2। यहां पे कितने? 5। खिलौने कैसे? मिट्टी की। गोलियां किसकी? पत्थर की। चूड़ियां किसकी? अगला सेंटर लिखते हैं, लिखो बालाथल, इसी का तीसरा सेंटर लिखो, इसी सभ्यता का। बालाथल पड़ता है उदयपुर। बालाथल कहां पर है? उदय। लिखो उत्खनन करता वीरेंद्र नाथ मिश्र। पढ़ा हुआ नाम अपना, खूब बार बार पढ़ लिया हमने वीरेंद्र नाथ मिश्र का नाम। तो एक्सकेवेटर वीरेंद्र नाथ मिश्र। बालाथल उदयपुर में है। बालाथल कहां पर है? उदयपुर। उत्खनन किसने किया? वीरेंद्र नाथ मिश्र। पहले किस किस का कर चुके हैं वो? बागोर और तिलवाड़ा। कहां का? अब कहां का कर रहे हैं? बालाथल। कौन से काल का केंद्र है ये? ताम्रपाषाण काल। कौन से का? पर एक सभ्यता हम आगे पढ़ेंगे, उस सभ्यता से भी इसका लेना देना, इसका मतलब ये लंबे टाइम तक रहा होगा तो उस सभ्यता से भी कांटेक्ट हो गया होगा। सभ्यता का नाम आपने सुन रखा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, नाम सुना है? तो बालाथल और कौन सी सभ्यता से जुड़ा हुआ था? आहड़ से तो जुड़ा हुआ है, साथ में और किससे कांटेक्ट था इनका? लिख लो, बालाथल का संपर्क सिंधु घाटी सभ्यता से भी था। बालाथल वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। बालाथल का संपर्क सिंधु घाटी सभ्यता से भी था। बालाथल वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। बालाथल का संपर्क सिंधु घाटी सभ्यता से भी था। बालाथल वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई आहड़ वालों के कॉन्टेक्ट अफगानिस्तान में थे, ईरान में थे, यूनान में थे, वैसे बालाथल वालों के कॉन्टेक्ट कहां पर है? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग। लिखो एविडेंसेस, साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं। आहड़ में किसकी भट्टियां मिल रही है अपने को? तांबे की। यहां से मिल रही है लोहे की भट्टियां। लिखो लोहे की भट्टियां, आयरन फर्नेसेस, लोहे की भट्टियां, आयरन फर्नेसेस। किसकी भट्टियां? एक घर मिला पूरा जिसमें 11 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? लिख लो, 11 कमरों का एक भवन, ए हाउस विद 11 रूम्स। 11 कमरों का एक भवन, ए हाउस विद 11 रूम्स। 11 कमरों का एक, या तो कोई चौधरी साहब बड़े हैं उनका घर है, ज्वाइंट फैमिली टाइप का होगा, बड़े किसी सामंत टाइप का घर हो सकता है किसी का, या हो सकता है पीजी हो, ये भी तो हो सकता है ना 2 सीटर 3 सीटर रूम अलग अलग बना रखे हो उसने। कौन कौन आप में से पीजी में रहता है? अरे खूब सारे लोग, सारे पीजी के अंदर रहते हो। अच्छा, कितने लोग रूम लेके रहते हैं यहाँ पे, सेपरेट रूम लेके? अच्छा, कितने लोग जो है वो खाना खुद बनाते हैं? तुम्हारा यही काम है अब, और कोई काम नहीं है? बस खाना बनाना ही बचा है? कुक रखो एक,
वो बना के जाए खाना, आसपास कोई कुक मिल जाएंगे। हाँ क्या पेमेंट कर देना, हे भगवान। महीने आरएस लग जाओगे तब महीने की तनख्वाह होगी आपकी 50,000। अच्छा अब आप कहते हो कि सर लग जाएंगे तब हम आपको दे देंगे। आज दिन तक किसी ने नहीं दिए। आप तो लग जाओ, उसके बाद फोन भी उठा लोगे ना, उसमें थैंक यू है। लग जाओगे उसके बाद नमस्ते भी कर लोगे, उसमें ही थैंक यू है ना। कि फोन करे और फोन उठा लोगे आप, सर नमस्ते, तो उसमें यूं गंगा नाले। तो ये तो बातें नहीं, उल्टा आप तो लगने के बाद तो हमें कहोगे और दो, हमारे 2 रिश्तेदार हैं उनकी फीस मत लो। ये सब भ्रांतियां हैं, वहम है कि लगने के बाद में हम दे देंगे, कुछ ही नहीं दे आदमी। अभी आ रही हूं, पैसे के लिए चिंदी चोरी नहीं करनी। पोंखली में सिर दिया तो मुसड़ों से नहीं डरना। आ रही हूं 700 रुपए बचा के, कुक 1 महीने के 700-800 रुपए लेता है, 1200 रुपए, 1200 मान 3000। ऐसा कौन सा कुक है तुम्हारा ऐसा क्या खिला के जा रहा है वो हाँ, एक बंदे 1000 रुपए हो सकता है। मैं 800 में याद है, हो सकता है 1000 हो गए, रेट बढ़ गए हो। पर वो एक है, यदि आप 2-3 जने रहते हो तो थोड़ा कम कर लेता है, उस हिसाब से कम हो जाता है। तो 1000 रुपए बचा बचा के यदि हवेली बनती हो तो बचा लिए जाए। और यदि वो टाइम बचाने से पढ़ाई अच्छी हो जाती है, उस समय में और पढ़ाई हो जाती है, तो रुपए लग जाने चाहिए। है आधे घंटा ही लगता है, नहीं, आधा घंटा तो बनाने में है। लड़कियों से लड़के जल्दी बनाते हैं। हाँ, अरे गजब एक्सपीरियंस है। मुझे याद है एक बार एक बैच की फेयरवेल पार्टी थी। बैच की फेयरवेल पार्टी थी तो लड़कियां घर से आटा लेके आ गई, और कि हम जितने भी, अरे मोबाइल नीचे रख रहे, लड़कियां सारी लेके आई आटा। क्या बना, जितने सर है ना इनसे हम रोटियां बनवाएंगे, देखते हैं कौन जल्दी बनाता है। तो हम 3-4 को खड़ा किया। मैंने पहले ही कह दिया मैं जीतूंगा इस कंपटीशन में, किसी को भी मैं जीतने नहीं दूंगा। सर कैसे, अरे मुझे लंबा एक्सपीरियंस है सर, कब से, वो सिंस 1999, तुम्हारे में से कई पैदा नहीं हुए थे तब से भाई साहब रोटियां बना रहा हूं। मैं यूं रोटी नचा दूं पूरी, है ना। वो हम नए नए बनाने सीखे थे, तब जो उस्ताद था हमारा जो बनाना सिखा रहा था, उसने कहा यदि रोटी चकले पे घूमती नहीं है इसका मतलब रोटी ढंग से, यदि गेहूं की रोटी तवे पे डालने के बाद वो फूलती नहीं है इसका मतलब ढंग से बनी, आटा लगाने के बाद यदि परात के अंदर आटा लगा हुआ है इसका मतलब आटा ढंग से लगाया। इतना एक्सपीरियंस है। तेरी उम्र है ना, इतने साल रोटियां बनाते हो गए, थोड़े आ गए ऐसा रोटियां बना के मुझे सिखाओगे तुम। आप तो ये तो यूं रोटी तो आधे घंटे में बन जाए, पर मैं जानता हूं कि बनाने में तो आधा घंटा लगता है। और उसकी जो प्रोसेस है ना, अब शाम को क्या बनाएंगे, पहले ही सब्जी लेके आनी और करना, वो प्रोसेस लंबी पड़ती है ना, वो दिमाग है। जबकि पढ़ाई के लिए सबसे अधिक आवश्यक है दिमाग का खाली रहना। दिमाग का कुछ हिस्सा उधर रहता है, इसलिए नहीं बनानी आप। कुक होना चाहिए जो कुक बना के चले जाए, और उसको कह दो भाई ये कर दो। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके पीजी में ढंका खाना मिलता है? क्या बात करते हो, तुम्हारे पीजी में ढंका खाना है? इसका मतलब या तो तुम्हें पता नहीं ढंका खाना कैसा होता है। अरे यार, मैंने जयपुर के पीजी वालों को देख के पता लगा मुझे कि आलू और बैंगन एक साथ बनाए जा सकते हैं, कढ़ी में आलू डाले जा सकते हैं, इनको देखा मैंने। मेरी आलू फेवरेट सब्जी, और मुझे लगता है हर बच्चे की फेवरेट सब्जी आलू होती है। आलू की सब्जी खा ही लेता है कोई, है ना। भाई को अपवाद छोड़ दो, बाकी भाई मैं जब टाबर था तो मुझे याद है कि भाई और सब्जी नहीं खाई जाती, कि मम्मी गोभी बना देती तो मैं यूं झोल झोल लगा लगा के खाता, पानी पानी खाता। आलू होते तो आलू में
तोड़ तोड़ के खा लिया करता। और बाकी सब दाल दाल पी लेते, कड्डी खा लेते, ऐसी चीजें। पर बाकी वाली सब्जियां यूं नहीं खाई जाती। तो मम्मी आलू बनाती, भाई हर 2-3 दिन मम्मी आलू बना देती, आलू बना देती। तो मैंने देखा मम्मी आलू में क्या मिलाती है, तो आलू में मटर मिला देती, आलू में गोभी मिला देती मम्मी, आलू में हरी मिर्च मिला देती, आलू में टमाटर मिला देती। प्याज तो मैं खाता नहीं, मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, तो प्याज मैंने कभी खाई नहीं, तो मुझे पता नहीं। अब मैं यहां आके मैंने सीखे कि आलू में गाजर मिला देते हैं लोग। अरे मीठी हो जाएगी सब्जी, तुम गाजर कैसे मिला सकते हो? ये आलू में मूली मिला देते हैं, ये आलू में कड्डी मिला देते हैं, कड्डी में आलू मिला देते हैं, ये आलू में बैंगन मिला देते हैं। भगवान जाने रे, पीजी वाला खाना तो आज भाई निकल भाई। तुम धन्य हो जो जो लोग पीजी का खाना खाते हो, है ना। पीजी वालों को थोड़ा क्या करो भाई साहब, रूम की सफाई भले एक दिन छोड़ के एक दिन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रोटी ढंग से खिला दिया करो। तो यदि अच्छा मिलता है तो इसका मतलब आजकल पीजी वाले सुधर गए, तो आपको यूं अच्छी बात है आपके लिए। और नहीं है तो अपने सबसे अच्छा रूम वाली व्यवस्था कि रूम लिया जाए, 2 लोग साथ में मिलके रहें, ज्यादा तो मत लेना। कई बार क्या होता है कि लोग साथ में रहते हैं तो फिर 7 जने मिलके 2 रूम लेते हैं, फिर वो पढ़ाई तो करते नहीं। तो 2-3 जनों का रूम हो जाए, रूम हो, एक उसमें किचन हो, एक कुक हो जो डेली आके बना के चला जाए। आपका खर्चा पीजी वाले खर्चे से कम होगा। यदि आप 2-3 लोग साथ में लेके रूम लेके खाना बनवा खाते हैं, खर्चा वाकई कम आता है, खर्चा इतना नहीं आता है। क्योंकि साथ में जब चीजें बनने लग जाती है, चीजें कम हो जाती है, अपने आप कॉस्ट कटिंग हो जाती है ना। तो वो उधर वाले से ठीक ही पड़ेगा आपका, पर उसके लिए मेहनत यही है कि रूम ढूंढना पड़ेगा। तो जो मेहनत यही है कि रूम हो सकता है थोड़ा सा दूर हो, तो अपने को आने जाने में थोड़ा सा टाइम लगे, वैसा जरूर कुछ हो सकता है। तो यदि इतना दूर हो कि 15-20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस से आ जाए अपने, तो मुझे लगता है इतना दूर कोई दूर होता है, पग उरले ही होंगे, ठीक ही रहेगा, आराम से आ जा सकोगे। तो क्योंकि एक दिन तो रहना नहीं है। भाई अगली वैकेंसी आएगी, फिर उसका प्री होगा, उसका मेंस होगा, उसका रिजल्ट आएगा, 2.5-3 साल की प्रोसेस है। 1.5 साल तो हम ही नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। उसके बाद वैकेंसी दोगे तो आराम से, एक दिन रहना नहीं, फिर क्या बीमार होगे। इसे अच्छा खाया जाए। स्वस्थ तन जब तक नहीं होगा तब तक स्वस्थ मस्तिष्क आएगा, समझ में। तो अच्छे पीजी में भी जो पीजी है उन पीजी वालों का आग्रह हो खाना अच्छा, बाकी चीज में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं। और यदि रूम लेके रहो, मैं पीजी में बहुत कम रहा, रूम लेके रहते थे। जब मैं बीकानेर जब तक पढ़ा तब वहां खाना खुद बनाते, क्योंकि वहां कुक वाली व्यवस्था ही नहीं थी, कुक होते ही नहीं थे वहां पर, नहीं होते। जब सारे बना रहे तो अपने बनाते। मैं जयपुर आया, यहाँ पता चला कि नहीं यहाँ कुक आते हैं, अब कभी नहीं बनाया। बाद कुक को कहा आके बना देते। 3-4 लोग रहते, 3-4 हम रहते, 3-4 एक पास वाले रूम में रखते। तो एक किचन कंबाइंड किचन की, सबको एक साथ ही सामान वामान ला के छोड़ दिया। अब कुक को कहा जा सिमरन है ना, तू जाने रसोई जाने, एक टाइम तो दाल पक्की है बना के जानी है, एक टाइम सब्जी बना दिया कर। एक टाइम तो दाल खानी है, सब्जी नहीं खानी है। स्टूडेंट लाइफ में दाल नहीं खाए फिर कब खाओगे। तो पौष्टिक तत्व भरपूर मिलते रहते हैं, तो वो सबसे अच्छा है दाल वाला। तो एक टाइम दाल बना दिया कर, एक टाइम तो सुबह तो दाल ही बना के जाता था, ताकि दिन में दाल पीन पड़ गए, 100 आगे दाल पी को आके। चलो लिखो। हाँ है, और सिमरन का है ये अभी तक सिमरन पे अटका हुआ है। मैंने आगे 4 बात और बता दी, कोई लेना देना नहीं, सिमरन का है सर। चल तो 11 कमरों का एक बहुत। पानी के लिए एक मिलता है नलकूप, क्या मिलता है? नल, लिख लो नलकूप, इंग्लिश में लिख लो ट्यूबवेल। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल तो समझते हो आप सारे। अब देखो, ये भी देखो, वेल, वेल का मतलब होता कुआं, वेल का मतलब क्या था? कुआं। इंग्लिश में कुएं को, हिंदी में कुएं को क्या कहते थे? ट्यूब का मतलब नल, नलकूप ट्यूब। अच्छा, एक कपड़ा मिला जो हाथ से बुना हुआ है, लिख लो हाथ से बुना हुआ कपड़ा, हैंडमेड क्लोथ। हाथ से बुना हुआ कपड़ा, हैंडमेड क्लोथ। हाथ से बुना हुआ कपड़ा, हैंडमेड क्लोथ। अगला लिखो ओजियाना, अगला सेंटर लिखो ओजियाना। ओजियाना पड़ता है भीलवाड़ा में। अगला सेंटर कौन सा है? ओजियाना। ओजियाना कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। कौन सी सभ्यता के केंद्र पड़ रहे हैं हम? आहड़ सभ्यता या बनास सभ्यता? लिखो उत्खनन करता,
एक तो है बी आर मीणा और एक है आलोक त्रिपाठी। कौन कौन है बताओ देखे? बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी। क्या क्या नाम बताओ? बी आर मीणा। साक्ष्य लिखो, एविडेंसेस क्या क्या मिलते हैं। हा? क्या? मैं तो खुद ही नहीं जानता, नहीं आता। साक्ष्य लिखो, एविडेंसेस। मण मूर्तियां बताई थी मैंने कल, क्या होता है? मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां होती है, उनको क्या बोलते हैं? मण। यहां से गाय व बैल की मण मूर्तियां मिलती है, लिख लो। गाय तथा बैल की मण मूर्तियां। काउ एंड बुल टेराकोटाज। गाय व बैल की मण मूर्तियां, काउ एंड बुल टेराकोटाज। गाय व बैल की मण मूर्तियां, काउ एंड बुल टेराकोटाज। गाय व बैल की मण मूर्तियां कहां से प्राप्त होती है? ओजियान। कहां से? ओजियान। किसको प्राप्त हुई? बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी। कितने सेंटर हो गए? 4। 2 के नाम नाम लिख लो, कोई ज्यादा बातें हैं नहीं। 5 नंबर एक सेंटर लिख लो, एक ही चीज है बस, भगवानपुरा। भगवानपुरा पड़ता है उदयपुर में। और एक सेंटर लिख लो रोजदी। रोजदी पड़ता है गुजरात। पर वो गुजरात उदयपुर की टच वाला उधर वाला हिस्सा है रोजदी। है? भगवानपुरा उदयपुर, रोजदी गुजरात। पर रोजदी में भी वैसी चीजें मिली है जैसे आहड़ सभ्यता में, इसलिए उसको भी आहड़ सभ्यता केंद्र मानते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा आहड़ सभ्यता का केंद्र नहीं है? भगवानपुरा, रोजदी, पालाथल, आभानेरी। आभानेरी नहीं है, आभानेरी अलग बात है। ये हो गया आपका ताम्र पाषाण काल। कौन सा हो गया? ताम्र पाषाण काल के बाद अगला काल कौन सा है? कांस्य। लिखो भाई, कांस्य काल। ब्रॉन्ज एरा। मैंने बताया था आपको, तांबे में टिन मिला दो, कॉपर में टिन मिला दो तो क्या बन जाता है वो? कांसा। क्या बन जाता है? कांसा। ब्रोंज। पढ़ते हैं हमने, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, है ना? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल। तो ब्रोंज मतलब कांसा। ब्रोंज मतलब कौन सा है? कांसा। ये जो हुआ क्या था कि जब अंग्रेज अपने देश में आए थे, मैंने शायद दिन पहले ही आपको शुरुआत में बात बताई थी कि अंग्रेज अपने देश के अंदर जब आए थे तो उनको एक धर्म के बारे में जानने की बड़ी रुचि थी, बौद्ध धर्म। किसके बारे में? अंग्रेज बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों के साथ बड़ा बुरा हुआ भाई। यूरोपियंस जब इंडिया के अंदर आए, यूरोपियंस में सबसे पहले जो इंडिया के अंदर आए थे वो थे पुर्तगाली। कौन थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का नाम सब सुना? वास्को डी गामा कौन से देश का था? पुर्तगाल। तो पुर्तगाली जब अपने इंडिया के अंदर आए तो ये यूरोपियंस जितने भी इंडिया में आते थे, इनके पीछे इनका एक लॉजिक काम करता था, 3G। कौन सा सिद्धांत काम करता? गोल्ड, ग्लोरी, गोल्ड। कौन सा लॉजिक काम करता है? गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड। कि भाई कोई पूछे कि यूरोपियंस हमारे देश में क्यों आए, कि 3 चीजों के लिए। कौन सी 3 चीजें? गोल्ड, ग्लोरी। यूरोपियंस का यह मानना था कि जहां जाएंगे वहां बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे तो अपने क्या मिलेगा? गोल्ड। क्या मिलेगा? जहां जाएंगे वहां कब्जा कर लेंगे, कब्जा करेंगे तो क्या बढ़ेगी अपनी? आप यार सोच के देखो। मैं कहता हूं आज अपना भारत यदि पीओके भी कब्जा कर ले, किस पे कब्जा कर ले? पीओके। पीओके जानते हो क्या? वह कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जे में ले रखा है, पाक ऑक्यूपाइड है तो हमारा, लेकिन पाकिस्तान ने कब्जे में ले रखा है। पर अभी भी कई बार जब सुनते हैं कि भारत पीओके पे कब्जा करने वाला, तो अपने को जोश आता है, अरे यार पीओके ले लेंगे, पाकिस्तान से दबा लेंगे अपने वापस। अपने इलाके को कब्जा करने के लिए भी अपने में जब यूं ग्लोरी का बहाव आता है, राष्ट्रवाद उफनता है। तो अब इमेजिन करो कि जब अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया था, तब अंग्रेजों का कोई एक 9th-10th का बच्चा जब दुनिया का मैप देखता होगा और तब देखता होगा कि अमेरिका हमारा, कनाडा हमारा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हमारे, ये अफ्रीका पूरा हमारा, ये इंडिया हमारा, ये पाकिस्तान हमारा, ये श्रीलंका हमारा, कितना खुश होता होगा कि हम खुद इतने से हैं, लेकिन पूरी दुनिया पर क्या कर रहे हैं? राज। तो इससे क्या मिलती है? जहां जाएंगे वहां बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? गोल्ड। जहां जाएंगे वहां कब्जा करेंगे तो क्या होगी? ग्लोरी। जहां जाएंगे वहां ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे
किसका प्रचार करेंगे? हमारे गॉड का प्रचार प्रसार करेंगे। तो कहते हैं वास्को डी गामा जब इंडिया आया था ना, तो वास्को डी गामा को यह पता था कि दुनिया में दो धर्म है, एक तो ईसाई और एक इस्लाम। कौन कौन से? वो ज्यादातर इन दो धर्मों के बारे में जानते थे, या तो दुनिया में ईसाई है या कौन है? इस्लाम। क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश या तो ईसाई है या ज्यादातर देश क्या है? इस्लाम, मुसलमान है सारे के सारे। वास्को डी गामा खुद कौन था? ईसाई। तो उसे लगता था कि यार बाकी वाले दुनिया में, जो अपने वाले देशों को छोड़ के बाकी वाले दुनिया में क्या है? मुसलमान। अच्छा, मुसलमानों के बारे में ये जानते थे, ईसाई खूब सारी बातें जानते, क्योंकि इनकी मुसलमानों से लड़ाइयां चल रही थी। इजराइल में एक शहर पड़ता है यरूशलेम। कौन सा शहर है? यरूशलेम को लेके ईसाई और इस्लाम वाले खूब लड़े थे, क्रूसेड हुए थे इनके बीच में। तो उनको यह पता था कि यार मुसलमान सिर पे टोपियां रखते हैं, क्योंकि अरबी मुसलमान थे, अरब वाले मुसलमान सारे क्या रखते हैं? सिर पे टोपियां। तो वास्को डी गामा जब इंडिया आया, केरल आया, वो सबसे पहले कहां पर आता है? तो उसे टोपी वाला कोई मिला ही नहीं। तो उसने कहा टोपी वाले नहीं, इसका मतलब मुसलमान नहीं है, यदि मुसलमान नहीं इसका मतलब ईसाई है। तो उसने शुरुआत में वास्को डी गामा ने अपने वालों को क्या समझा था, पर फिर उसने देखा कि यार ये तो मंदिर में जाके मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो कि ईसाई धर्म है वो मूर्ति पूजा, ईसाई इस्लाम ये कोई भी धर्म मूर्ति पूजा। तो वो लेटर लिखता है वास्को डी गामा अपने देश में कि आजकल मैं जहां पर आया हुआ हूं, यहां पे रहते तो अपने भाई हैं, ईसाई है, पर ये थोड़ा रास्ता भटक गए, भटके हुए ईसाई है। कैसे ईसाई है? और ये क्राइस्ट की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? जीसस। जीसस को बोलते हैं क्राइस्ट, क्राइस्ट बोलते हैं। तो ये क्राइस्ट की पूजा करते हैं, और ये मदर मेरी की पूजा करते हैं। क्राइस्ट की जो मम्मी, जीसस की जो मम्मी है, उनका नाम क्या था? मदर मेरी। तो ये मदर मेरी की भी पूजा करते हैं, क्राइस्ट की भी पूजा करते हैं। वो तो बाद में अपने वालों को पता चल गया कि कंफ्यूज हो रहा है, तो अपने वालों का इधर क्राइस्ट नहीं है, क्रिश्चियन है। भाई अपने वाले कहते क्रिश्चियन क्रिश्चियन, तो वो बेचारा क्या समझा? क्राइस्ट। और कहा ये मदर मेरी तेरी नहीं है। आपने क्या माता जी की पूजा करते हैं, तो उसको लगा कि माता जी मतलब कौन है? मदर मेरी। कहना ना तेरी नहीं है, ये तो हमारी है, और हमारी वाली माता जी का तुम्हारी वाली माता जी से कोई भी लेना देना, क्योंकि तुम्हारी वाली मदर मेरी तो वैसी है, दया करुणा सहानुभूति वैसी मानेगी, हमारी वाली झटके करवाती है, झटके। अरे बकरे ने पाड़े चढ़ रहे हैं इधर, गलत फहमी मत रहना। तो अंग्रेजों को पता चला कि अरे यार ये तो कोई तीसरे लोग है, और वो हिंदुइज्म के बारे में जानने लगे, तो उनको पता चला हिंदुइज्म है। फिर वो जैसे जैसे इंडिया में फैलते गए, तो उनको पता चला यार यहाँ पे तो बुद्धिज्म भी है, यहाँ पे तो जैनिज्म भी है, यहाँ तो सिखिज्म भी है, अलग अलग कई प्रकार की चीजें। फिर वो जब और आगे बढ़े तो उनको पता चला अरे बुद्धिज्म इंडिया में तो है, भूटान में है, नेपाल में है, चाइना में है, जापान में है, कोरिया में है, सिंगापुर में है, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, श्रीलंका में, बर्मा में। लोग अरे ये तो खूब सारी जगह बौद्ध धर्म फैला हुआ है। तो उनको समझ में आया कि यार अब तक अपने मानते थे दुनिया के दो धर्म फैले हुए, एक तो कौन सा? इस्लाम, एक कौन सा? ईसाई। एक धर्म और फैला हुआ है, वो कौन सा है? अच्छा, ईसाई और इस्लाम क्यों फैले? तो ईसाई और इस्लाम के फैलने के पीछे एक बड़ा रीजन है, राजा। कौन है? मैं एक राजा हूं, मैं ईसाई बन गया, अगले दिन मैंने मेरी सारी जनता कहा सिलेबस चेंज, सारे बाइबिल पढ़ेंगे, तो पूरी जनता क्या बन गई? एक राजा मुसलमान बना, उसने पड़ोसी राज्य पर हमला किया और कहा आज के बाद तुम भी सारे मुसलमान हो रहे, देख लेना यदि कोई नहीं मानता है तो बात। तो वो सारे के सारे क्या बन गए? मुसलमान। तो अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा हमारे समझ में आ गई, जैसे ईसाई और इस्लाम राजाओं ने फैलाए, वैसे ही कोई एक राजा हुआ होगा जो तलवार लेके निकला, नेपाल वालों को जाकर बुद्ध धर्म को मानते हो कि नहीं मानते, वरना काट दूंगा सबको। ऐसे चाइना वालों को, थाईलैंड वालों को, सबको उसने क्या बना दिया? बुद्ध। अपने वालों का होल्ड ब्रो होल्ड। भगवान बुद्ध दुनिया के वह पहले व्यक्ति है जिन्होंने कहा था युद्ध मत करो। क्या कहा था? अहिंसा अहिंसा अहिंसा, शांति की बात करने वाला आदमी था। उनका तो ये धर्म कैसे फैला? साहब कोई बंदे किताब लेके गए बौद्ध धर्म के मानने वाला, उन्होंने जाकर था बुक पढ़ो, कितनी अच्छी बात है। जिन लोगों ने फॉलो किया वो सारे सारे क्या बन गए? बौद्ध। अंग्रेजों को कंसेप्ट बड़ा जोरदार लगा कि यार दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि लोग किसी की बातों को मान के उसको फॉलो करना शुरू कर दे। इसलिए अंग्रेजों ने इस बुद्धिज्म के बारे में पता लगाया था, और अंग्रेजों ने भाई बुद्धिज्म का पता लगाना शुरू किया। और अंग्रेजों ने कहा कि भगवान बुद्ध पैदा कहां हुए थे? लुम्बिनी, उनका खोदो। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर, उनका खोद लो इसको। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? साहब सारनाथ, इसको खोदो। लंबे टाइम तक कहां रहे थे? श्रावस्ती, इसको खोद लो। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया, इसको खोद लो। और इस मामले में एक अंग्रेज तो इतना दीवाना हो गया था, अलेक्जेंडर कनिंगम। कौन था? भारत में पुरातत्व का जनक कौन है? तो वो बौद्ध धर्म के चक्कर में खुदवा गया, बौद्ध धर्म की चीजें उसको चाहिए थी, पर वो थोड़ा सा इस मामले में बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा ही दीवाना हो गया,
और वो जमीन खुदवाता, वहां से मान लो उसको लाल धागा मिल गया, तो लिखता बौद्ध धर्म के लोग लाल धागा पहनते थे। अब भले वो बौद्ध धर्म वाले पहनते थे नहीं पहनते, तो उसको मान लो ऐसा कड़ा पेन मिल गया, तो उसने लिखा कि बौद्ध धर्म के लोग काली कलम का प्रयोग करते थे। तो सारी की सारी चीजों को किसे जोड़ गया? वो इतना दीवाना हो गया था कि उसने सरकार को कहा, अंग्रेजों की सरकार को कहा कि मुझे रुपए दो, मैं यहाँ खुदाई करवाऊंगा। सरकार ने कहा खुदाई में कुछ सोना वोना मिलेगा? कहा नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, बौद्ध धर्म की चीजें ढूंढे। सरकार ने कहा थप्पड़ मारेंगे, फालतू में रुपए लगा रहा। उसने अपने खुद के पैसे लगाए। जब उसके पैसे खत्म हो गए, उसने दोस्तों को फोन किया कि जमीन खुदवानी है, थोड़ी पैसे दो। अपने दोस्तों के पैसे लगा लगा के चला गया। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में पुरातत्व का जनक कौन है? और मैंने शायद एक दिन बताया था आपको, वो इतना दीवाना हो गया था कि अपने भोपाल की बेगम के पास चला गया। मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है भोपाल। भोपाल में अपने एक बेगम, एक रानी राज कर रही है, शाहजहां बेगम। क्या नाम है? शाहजहां बेगम के पास जा गया और उसने कहा कि तुम्हारे पहाड़ पे जो 3 मंदिर है, उस पहाड़ को मैं काट के ले जाना चाहता हूँ। रानी ने अनुमति नहीं दी। रानी ने कहा ना, पहाड़ को काटने नहीं दूंगी। वो जो 3 मंदिरों की बात कर रहा, वो सांची का स्तूप है। क्या है? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का स्तूप है। उसने कहा मैं सांची वाले स्तूप को तो पूरा काट के ले जाऊंगा लंदन, वहां मेरे घर पे ले जाकर रखूंगा इसको तुम्हें। रानी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे जो करना है कर ले, तोड़ फोड़ नहीं किसी भी प्रकार की। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इस प्रकार की खूब बातें करता था। पर जब तक लॉर्ड कर्जन नहीं आ गया था, अंग्रेजों का गवर्नर जनरल आया था भारत में, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? तब तक भारत में आर्कियोलॉजी में ज्यादा कोई कुछ नहीं हो पाया था। लॉर्ड कर्जन 1904 में एक डिपार्टमेंट बनाता, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या बनाता है? कौन बनाता है? और उसने कहा हर साल रुपए मिलेंगे, खुदाई के रुपए मिलेंगे, लो साबित है रुपए लो, खोदो भारत में, देखो पुरानी चीजें क्या क्या मिल सकती है। पर डिपार्टमेंट तब तक अच्छा काम नहीं करेगा जब तक उसमें अच्छे अधिकारी नहीं आएंगे। तो अच्छे अधिकारी आने चाहिए। तो साहब एक बहुत अच्छा अधिकारी आता 1920 के आसपास, उसका नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है? कौन से डिपार्टमेंट में आता है? आर्कियोलॉजी। कौन अफसर आता है? कब की बात है? 1900। एक दिन 1920 में अपने ऑफिस में बैठे बैठे एक फाइल पढ़ रहे हैं, पुरानी फाइलें देख रहे थे, यार पुरानी फाइलें निकालो क्या है। और एक फाइल निकाल रहे थे और फाइल के ऊपर लिखा हुआ था 1856। क्या लिखा हुआ था? देख कब रहा वो बंदा? 1920। फाइल कब की? तो ये क्या यार, इतनी पुरानी फाइल। और उस फाइल में 2 भाइयों के साइन किए हुए। 2 भाई है, एक भाई का नाम है जॉन ब्रेंटन, एक भाई का नाम है विलियम ब्रेंटन। कौन कौन था 2 भाई ये बताओ। देखिए कब फाइल लिख के भेज रहे हैं? 1856 में। कौन से डिपार्टमेंट को? आर्कियोलॉजी। डिपार्टमेंट पढ़ कब रहा है इसको? कौन सा ऑफिसर पढ़ रहा है? जॉन मार्शल। कौन पढ़ रहा है? फाइल जब उस बंदे ने खोली तो फाइल में लिखा हुआ है कि लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। कहां से कहां के बीच? भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी बॉम्बे से थाने। पहली रेल कौन सी चली थी? 1853। कब चली थी? 1853 में पहली रेल कहां से कहां के बीच? बॉम्बे पड़ता है अपना, बॉम्बे से थाने 35 किलोमीटर थाने पड़ता है, यहां पर ट्रेन चलाई। अब अंग्रेज बाकी भारत में ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रेलवे लाइन 1856 में कहां से कहां के बीच बिछाई जा रही है? लाहौर से कराची। कहां से? 2 इंजीनियर है जो उसको बिछा रहे हैं, उन इंजीनियर के नाम क्या है? तो ये लिखते हैं कि हम दोनों भाई जॉन ब्रेंटन, विलियम ब्रेंटन इन दिनों लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। हमें रेलवे लाइन के नीचे बिछाने के लिए ईंटों की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? पक्की ईंटों की आवश्यकता थी। हमने मजदूरों से पूछा कि मजदूरों पक्की ईंटें चाहिए, यहां आसपास में कोई जगह बताओ जहां से पक्की ईंटें मिल सकती हो। और मजदूरों ने कहा साहब जहां अपने रेलवे लाइन बिछा रहे हैं इससे थोड़ा दूर एक गांव है, गांव में एक मिट्टी का टीला है, मिट्टी का टीला जब हटाते हैं थोड़ा तो नीचे ईंटें ईंटें पड़ी है। उन दोनों भाइयों ने कहा कह रहे खूब सारी चाहिए, खूब सारी, और पक्की चाहिए। तुम्हें पता है ट्रेन कितनी तेज गति से जाती है, कितनी भारी होती है ट्रेन, धड़ धड़ाती हुई जाएगी, ईंटें टूट जाएगी नीचे। उन मजदूरों ने कहा सर जहां तक बात है खूब सारी ईंटों की, हम पिछली 3 पीढ़ियों से उस टीले को हटा हटा के ईंटें निकाल रहे हैं, अभी तक तो खत्म हुई नहीं। जहां तक बात है पक्की ईंटों की, सर प्लीज एक बार सिर भिड़ा के देख लीजिए, यदि सिर फूट जाए तो ईंट कच्ची, और यदि सिर फूट जाए तो ईंट पक्की, और सिर बच जाए तो ईंट क्या है? कच्ची। और जॉन ब्रेंटन, विलियम ब्रेंटन कहते हमने जाके ईंटें देखी, ईंटें वाकई बहुत पक्की थी, हम ईंटें वहां से निकाल के लाए, हमने रेलवे लाइन बिछा ली। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 1856 में भेजी गई फाइल को 1920 तक देखा ही नहीं। 1920 में जब जॉन मार्शल ने देखा, उसने कहा इतनी ईंटें आई कहां से, एक साथ इतनी ईंटें कैसे आ सकती है। और उसने एक बंदा भेजा कि जाओ उस गांव की खुदाई करो। बंदा गया, उस बंदे ने जाके लेयर हटानी शुरू की। 1 लेयर हटाई, 2 लेयर हटाई, 3 लेयर हटाई,
ऐसे हटाते हटाते नीचे गए तो अचंभे का पारावार नहीं था। 5 किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर। कितने किलोमीटर में? जिसके सारे मकान पक्के ईंटों के बने हुए, जिसके सारे मकान एक सीध में बने हुए, जिसके मकान डबल मंजिल और ट्रिपल मंजिल भी थे। मकानों में हर में कुआं बना हुआ, मकान में सब में वॉशरूम बना हुआ, मकान में सब में रसोई बनी हुई, मकान में सब में नालियां बनी हुई, नालियां पक्के ईंटों की बनी हुई, नालियां ऊपर से बंद की हुई, नालियों के बीच बीच में कचरा निकालने के लिए छेद बने हुए, नालियां एक बड़े नाले में मिल रही, बड़ा नाला गांव के बाहर जा रहा, मकानों के सबके पास में सड़क निकल रही है, सड़कें पक्की बनी हुई है, सड़कें 90 डिग्री के एंगल पर काटती है, वो भी पक्की बनी हुई है। एक भी घर का दरवाजा सड़क की तरफ नहीं है, दरवाजे सारे ऑफ रोड है, एक भी खिड़की ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे खिड़कियां बनी हुई। और उस बंदे ने जॉन मार्शल को मैसेज किया कि भाई साहब गजब चीज है, पूरा शहर है, शहर 5 किलोमीटर का, एकदम व्यवस्थित वेल मैनेज्ड बसावा। जॉन मार्शल ने कहा होल्ड, ये बात किसी को बतानी नहीं, यही दबा दे अपने बात, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अंग्रेज कुछ बताते कुछ करते उसके ऊपर, अगले ही साल उससे 375 किलोमीटर दूर, कितने दूर? पहले वाले शहर से 375 किलोमीटर, 375 किलोमीटर, 450 किलोमीटर दूर एक और शहर मिलता, उससे बड़ा, 125 सेक्टर में फैली हुई बस्ती। कितने हेक्टर में? 125। टिट्टो पहले वाले शहर के जैसा शहर। वो पहला शहर जो हमें मिल रहा था 1921 में, उसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है? वो जो दूसरा शहर 450 किलोमीटर दूर है वो मिल रहा था, वो है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? अब हमारे पास दो एक जैसे शहर थे, एक का नाम था हड़प्पा, एक का नाम था। अचंभा इस बात का है कि 450 किलोमीटर बसे हुए दो शहर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या जयपुर जोधपुर एक जैसे? क्या जोधपुर उदयपुर एक जैसे? क्या उदयपुर भरतपुर एक जैसे हो सकते हैं? क्या भरतपुर बीकानेर एक जैसे हो सकते हैं? यदि नहीं तो वो शहर एक जैसे कैसे हैं? इसका मतलब कोई ना कोई शासन प्रणाली है, कोई ना कोई राजा है, और जिस राजा ने ऑर्डर जारी किया कि सारे शहर एक जैसे, उस राजा ने ऑर्डर जारी किया कि मकान एक सीध में, उस राजा ने ऑर्डर जारी किया कि दरवाजा एक भी रोड की तरफ नहीं होना चाहिए, खिड़की एक भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होनी चाहिए, ताकि आता जाता आदमी घरों में ताक झांक ना कर सके। इसका मतलब वो लोग प्राइवेसी बड़ी पसंद करते होंगे। और जॉन मार्शल ने घोषणा की, जॉन मार्शल ने कहा कि दुनिया में पहली बार कहीं पर नगर बने थे, वो देश भारत है। दुनिया में पहली बार कहीं पक्की ईंटों के मकान बने थे, वो देश भारत है। दुनिया में पहली बार कहीं पक्की ईंटों की नालियां बनी थी, वो देश भारत है। दुनिया में पहली बार कहीं पर पक्की सड़कें बनी थी, वो देश भारत है। भारत दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? अर्बन सिविलाइजेशन। हम जॉन मार्शल के लाख लाख आभारी हैं कि भारत का इतिहास जहां से शुरू हो रहा था उसे 3000 साल पीछे ले जाके छोड़ दिया था उसने। कितने हजार साल पीछे ले जाके? क्योंकि पहले हम ये मानते थे कि हमारे इतिहास की शुरुआत होती है ऋग्वेद से। कहां से होती है? और ऋग्वेद लगभग है 1500 बीसी का। कब का है? पर जब हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो खोज लेते हैं तो हमारी सभ्यता जाती है 4500 बीसी तक। कहां चली जाती है? कितने हजार साल पीछे चले गए हम? जॉन मार्शल ने भारत को जहां प्राप्त किया था उसे कितने हजार पीछे ले जाकर छोड़ दिया था? 3000 साल। और उसने घोषणा की कि भारत दुनिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन है, नगरीय सभ्यता है। अब अंग्रेजों ने कहा और खोदो रे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पास में और क्या मिल सकता है? और भाई साहब हर साल सेंटर मिले। आज चहुदड़ो मिल गया, आज कोटदीजी मिल गया, आज अल्लादीनो मिल गया, आज सोरतुगई मिल गया, आज मुंडिकाक मिल गया, आज सुतकांगीडोर मिल गया। सेंटर सेंटर सेंटर। पूरा पाकिस्तान का पंजाब और सिंध खोद दिया गया, खूब सारे सेंटर मिले। हायरी किस्मत, 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। वो जितने सेंटर खोदे गए थे वो सारे पाकिस्तान चले गए। इसलिए पाकिस्तान ने अपने बड़ों को फोन किया कि और एनसीआरटी चेंज करो रे। दुनिया में पहली बार नगर पाकिस्तान में बने थे, दुनिया में पहली बार पक्के ईंटों के मकान, पक्के ईंटों की नालियां, पक्के ईंटों की सड़कें पाकिस्तान में बनी थी। दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता पाकिस्तान। हमने कहा पहले अपने सेम सेम दोनों थप्पड़ मारेंगे, कोई सेम सेम नहीं थे। तो अपने वालों का दिमाग काम किया कि जब पाकिस्तान वाले पंजाब में लोग रहते थे तो हमारे वाले पंजाब में भी रहते होंगे। लाइन खींच के थोड़ी रहते हैं कि उधर उधर रहेंगे इधर नहीं रहेंगे। तो भारत सरकार ने खुदाई करवानी शुरू की। बहुत जल्दी हमको पंजाब में एक सेंटर मिलता है रोपड़। क्या मिलता है? और रोपड़ मिला तो हमारा हौसला बढ़ा यार, मजा आ गया यार, वैसा का वैसा सेंटर अपने मिल रहा है। हम थोड़ा नीचे उतरे, हरियाणा में एक बेहतरीन सेंटर मिलता है हमें, बनावली। कौन सा मिलता है? और बनावली मिला था, मजा आया हमें। बनावली में मिला हमें वॉश बेसिन। क्या मिलता है? और हमने पाकिस्तान वालों को फोन किया कि लीचड़ो, नालियों में हाथ धो धो के टाइम पास करते हो, अमीर लोग इधर रहते हैं, हमारे पास क्या है?
तो हमारे छींटे पड़ते होंगे इधर उधर, यहाँ वॉश बेसिन में आराम से धो रहे थे। वॉश बेसिन कहां से मिलता है? बनावली। कहां से? हम नीचे और उतरे, राजस्थान में वैसा का वैसा सेंटर मिला, जैसा हड़प्पा, जैसा मोहनजोदड़ो, वैसा हमारे पास था कालीबंगा। कौन सा था? इसलिए दशरथ शर्मा कहते हैं कि सभ्यता की तीसरी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? किसको कहते हैं? कालीबंगा। क्योंकि वैसा का वैसा है, जैसा हड़प्पा है, जैसा मोहनजोदड़ो है, वैसा कौन सा है? यदि पहली राजधानी हड़प्पा है, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो है, तीसरी राजधानी, हम थोड़ा और नीचे उतरे तो हमें गुजरात में एक और बेहतरीन सेंटर मिलता है, लोथल। क्या मिलता है? लोथल में बंदरगाह था। लोथल में क्या था? इसका मतलब व्यापार वाणिज्य होता है। मतलब जहाज है हमारे पास, उन जहाजों पे सामान डाल डाल के हम बाहर भेज रहे हैं। हमने पाकिस्तान वालों को वापस फोन किया, गरीबों, खेती कर करके टाइम पास करने वाले लोगों, इधर व्यापार वाणिज्य था। बंदरगाह हमारे पास, डॉकयार्ड है पूरा का पूरा। हम थोड़ा और नीचे उतरे, गुजरात के अंदर एक और प्यारा सेंटर मिलता हमें, धोलावीरा। कौन सा मिलता है? धोलावीरा मिला तो अचंभा और बात का था, अब तक के जितने सेंटर मिले वो नदियों के किनारे थे। किसके किनारे थे? धोलावीरा के पास कोई नदी नहीं, वो कच्छ का रण है, रण में कोई नदी नहीं। अब सवाल ये था कि नदियों के किनारे रहने वाले लोग तो खेती कर लेते हैं, धोलावीरा वाले खेती कहां से करते होंगे, खाते क्या होंगे? तो हमें धोलावीरा मिला तालाब। क्या मिला? तब पता चला कितने कितने इंटेलिजेंट लोग थे जो तालाब से सिंचाई करना सीख गए थे। ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, पाइप ले जा के सिंचाई करते हैं वो लोग। धोलावीरा मिला तो हमें एक पूरा स्टेडियम मिला, पूरा का पूरा स्टेडियम, और हमें पता चला कि आईपीएल इधर होता है। और न केवल स्टेडियम, बल्कि स्टेडियम के बाहर एक नोटिस बोर्ड है। इसका मतलब नोटिस बोर्ड पे लिखते होंगे क्या स्कोर हो गया, या नोटिस बोर्ड पे लिखते होंगे कल यहाँ पे ये नाटक किया जाएगा, या नोटिस बोर्ड पे लिखते होंगे कल ये पंचायती की जाएगी। लिखना जानते हैं वो लोग, स्टेडियम है वो, खेलना जानते हैं, या थिएटर करते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। हम सब ये ढूंढ रहे थे। हमें हरियाणा में एक और प्यारा सेंटर मिलता है जिसका एक्सकेवेशन अब तक जारी है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, राखी गढ़ी। क्या मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से 3 गुना बड़ा। आज दिन तक इस सभ्यता का सबसे बड़ा सेंटर कोई मिला तो वो कौन सा है? समस्या दूसरी थी, जब अंग्रेजों को इस सभ्यता के केंद्र मिलने लगे थे तो सारे सिंधु या उसकी सहायक नदियों के पास थे। कौन सी नदी के पास? या तो सिंधु या सतलज या चिनाब या झेलम या व्यास, उन नदियों के किनारे थे। इसलिए अंग्रेजों ने इस सभ्यता का नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम दिया था? तो हमने खोजना शुरू किया तो अब तो राजस्थान में सेंटर मिल गया कालीबंगा, अब गुजरात में मिला लोथल, अब गुजरात में मिला धोलावीरा। ये एक भी सिंधु या उसकी सहायक नदियों के पास नहीं है, तो इसका मतलब सिंधु के आसपास नहीं, सभ्यता बाकी जगह भी है। तो अब इसको नाम क्या दें? तो फिर हमने कहा कि इसका पहला सेंटर जो हमें मिला था वो था हड़प्पा। कौन सा था? इसलिए इसका नाम दे दो हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम दे दो? शुरुआत के सारे केंद्र कौन सी नदी के पास मिले? सिंधु, इसलिए नाम क्या दे दो? सिंधु घाटी सभ्यता। पहला केंद्र कौन सा था? हड़प्पा, इसलिए नाम क्या दे दो? बाद में लोगों ने कहा इस सभ्यता के आज दिन तक 350 सेंटर मिले हैं। कितने मिले हैं? 200 गुजरात में, 200 का है गुजरात में, सिंधु नहीं आती, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कर रहे हो? इसका मतलब नदी दूसरी है। हो सकता है पंजाब और सिंध वाले सेंटर सिंधु के पास में, राजस्थान और गुजरात वाले सेंटर किसी और नदी के पास रहे होंगे। तो ये कौन सी नदी है? हमने कहा वो नदी है जो धरातल पर दिखाई नहीं देती, ये वो नदी है जो विलुप्त हो चुकी है, भले ही धरती से विलुप्त हो गई लेकिन दिलों में जिंदा है। हम आज दिन तक गंगा, जमुना, सरस्वती बोलते हैं। ये वो नदी तमा है जिसका हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद में बार बार जिक्र किया है। ये वो पवित्र नदी है जिसका हम नहाते समय मंत्र बोलते हैं, ये मां सरस्वती है। इसलिए हमने कहा सभ्यता का नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या नाम है? इसके प्रारंभिक केंद्र कौन सी नदी के किनारे? सिंधु, इसलिए क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका पहला केंद्र कौन सा? हड़प्पा, इसलिए क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद के केंद्र कौन सी नदी के पास में? सरस्वती, इसलिए क्या बोलते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो कांस्य काल की सभ्यता के 3 नाम है, बताओ क्या क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेबड़ी ने लिखो, लिखो इस काल के प्रारंभ, लिखो प्रारंभ में, ये लिखो प्रारंभ में, इनिशियली प्रारंभ में, इनिशियली इस काल के अधिकतर केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस एरा, इस काल के अधिकतर केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस एरा, इस काल के अधिकतर केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट ऑफ दिस एरा, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस एरा सिंधु नदी के क्षेत्र में पाए गए थे। वर फाउंड इन एरिया ऑफ रिवर इंडस, सिंधु नदी के क्षेत्र में पाए गए थे। वर फाउंड इन एरिया ऑफ रिवर इंडस,
सिंधु नदी के क्षेत्र में पाए गए थे, वर फाउंड इन एरिया ऑफ रिवर इंडस। अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहा जाता है इसको? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। लाइन चेंज करके लिखो। हड़प्पा इस सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल था। सबसे पहले खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा इस सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल था। हड़प्पा वॉज फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हड़प्पा इस सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल था। हड़प्पा वॉज फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हड़प्पा इस सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल था। हड़प्पा वॉज फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। लाइन चेंज कर लिखो। कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन इस सभ्यता के केंद्र सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए। साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर फाउंड नियर रिवर सरस्वती। इस सभ्यता के केंद्र सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए। साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर फाउंड नियर रिवर सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए। वर फाउंड नियर रिवर सरस्वती। अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो पंजाब और सिंध वाले केंद्र तो कौन सी नदी के पास हो गए? सिंधु। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात वाले सेंटर कौन सी के पास हो गए? सरस्वती। ऊपर वाले सिंधु, नीचे वाले सरस्वती। तो सभ्यता का नाम क्या हो गया? सिंधु। जैसे अब अपने पढ़ते गंगा यमुना का दोआब, वैसे उस टाइम सिंधु सरस्वती के बीच का इलाका। अपने राजस्थान में अपने को कौन सा सेंटर मिला है? अपने को मिलता है अपना कालीबंगा। क्या मिलता है? एक नंबर लगा के लिख लो, कालीबंगा। हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कोष्टक में लिख लेना हनुमानगढ़। कालीबंगा कौन से जिले में? कालीबंगा का जो मीनिंग है वो होता है काली चूड़ियां। क्या मतलब होता है? लिख लो। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है। लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक बैंगल्स। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है। लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक बैंगल्स। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है। लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक बैंगल्स। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। और सुनना देखो, बंगा एक शब्द है। बंगा क्या शब्द है? बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। बंगा का मतलब क्या होता है? आप यदि पंजाबी गाने कभी सुनेंगे तो पंजाबी गानों में आप सुनेंगे, जिथों मर्जी बंगा चढ़वाली मित्रां दा ना चलदा। लड़का लड़की से करा जिस मर्जी जाके दुकान से चूड़ियां पहन लेना, पैसे देने की आवश्यकता नहीं, भाई का नाम चलता है उधर। आप देखिए पंजाब में चूड़ियों को बोलते हैं बंगा। क्या बोलते हैं? अपने राजस्थान वाले उन्हीं चूड़ियों को बोलते हैं बंगड़ी। क्या कहते हैं? गुजरात वाले उन्हीं को कहते हैं बंगड़ी। इसलिए गुजरात वाले गाने बनाते हैं, माने चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी ली थे। तो अपने क्या कहते हैं? बंगड़ी। पंजाब वाले क्या कहते हैं? बंगा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेंगल्स। सेम ही तो है, बेंगल्स, बंगड़ी, बंगा। कहां अंतर आया चीजों में? इसका मतलब हमारी भाषा और अंग्रेजों की भाषा एक जैसी है। हमारी भाषा में अंग्रेजों की भाषा में कोई भी अंतर? ऐसा मानते हैं कि किसी समय मध्य एशिया में कुछ लोग रहते थे। कहां पे? सेंट्रल एशिया में कुछ लोग रहते थे। वो लोग दो ब्रांचों में विभाजित हो गए। उनकी एक ब्रांच चली गई यूरोप, एक ब्रांच आ गई भारत। एक ब्रांच कहां चली गई? यूरोप। एक ब्रांच कहां आ गई?
इसलिए भारत और यूरोप की भाषाओं के शब्द मिलते हैं आपस के अंदर। इसलिए भारत और यूरोप की भाषाओं को एक साथ जब बोलते हैं तब बोलते हैं भारोपीय। क्या बोलते हैं? भारत प्लस यूरोप, भारत और यूरोप की भाषा। ये बंगा नहीं, खूब सारे शब्द मिलते हैं। जैसे अशोक का नाम सुना? अशोक, अशोक ने अभिलेख लगवाए। अशोक ने क्या लगवाए? अभिलेख। अशोक अभिलेख के अंदर कहता है कि पाप कम करने चाहिए, पुण्य ज्यादा होने चाहिए। पाप में कमी लाए जाए, पुण्य में बढ़ाए जाए। नॉर्मली ये कहेंगे कि भाई रे बुरे काम कम हो, अच्छे काम ज्यादा। अशोक अपने अभिलेखों में कहता है पाप को कम करो, पुण्य को अधिक करो। पाप के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसके अभिलेखों में, वो शब्द क्या है? आज के 2500 साल पहले अशोक के अभिलेख 250 बीसी के आसपास के, 2300 ये आ गए, 250 वो हो गए तो 2500 हो गए। 2500 साल पहले अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा के अंदर पाप को क्या लिखा हुआ है? अभी तक भी आप यही करें, अंग्रेजी में यही बोल रहे हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद है आज के, ऋग्वेद आज के देख लो 2300 ईयर 1500 और कर लो 3800 साल पहले का ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जासूस होते हैं, जो जासूस, जासूस के लिए जिस शब्द का संस्कृत में इस्तेमाल किया गया वो शब्द स्पष्ट क्या है? अभी भी तो वैसा ही बोल रहे हैं। मैं, मेरी जो एजुकेशन है प्राइमरी एजुकेशन है, 10th तक ही लगभग मैं उसी इलाके में पढ़ा, गंगानगर वाले बेल्ट में पढ़ा हुआ, तो उस पंजाबी भाषी इलाके के अंदर जहां हम पंजाबी बोला करते, इसलिए मैं पंजाबी बोलनी लिखनी पढ़नी सब कुछ ही जानता हूं। तो वहां नहर वाले इलाके में पापा मेरे टीचर है, वहां पोस्टिंग रही तो वहां पढ़े। तो हमारे साथ वहां सिखों के बच्चे पढ़ते, खूब सारे पंजाबी बोलने वाले बच्चे पढ़ते। तो सर कभी डंडे मारते हमारे, तो हम कहते अरे डंडे पड़ गए, डंडे पड़ गए। वो सिखों के बच्चे जितने भी होते वो कहते सटियां पई, आज साढ़े सटियां पई, सटियां। तो धीरे धीरे क्योंकि उनका डोमिनेंस था क्लास में, वो ज्यादा थे, तो हमारे भी कभी डंडे पड़ते तो हम कहते सटियां पाएगी, सटियां, सटियां मतलब डंडे। तो मुझे धीरे धीरे समझ आया कि यार अपने तो अंग्रेजी बोलते थे, अपने वास्तव में कह रहे थे कि स्टिक पड़ गई। अब ये इंग्लिश में होता है स्टिक, अपने वालों ने कई दिन तक इसको सटीक बोला होगा, क्योंकि अपने आधे अक्षर होते ही नहीं। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा हिमाचल, पूरा कश्मीर, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, किसी से भी आधे अक्षर नहीं बोले जाते। आधे अक्षर का कोई लेना देना नहीं। इसलिए गंगानगर का आपका कोई दोस्त होगा तो वो बोलेगा मेरे पास स्प्लेंडर है, पापा के पास स्कॉर्पियो है, पापा स्कूल जाते हैं, मैं स्प्रिंग बोर्ड आता हूं। उसके लिए आधे से का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यदि आप पंजाबी गाने सुनोगे तो उनके अंदर आएगा तेरी इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट में रखिया सी, स्क्रीन शॉट नहीं, स्क्रीन शॉट में रखिया थी। यदि आप कश्मीर फाइल्स मूवी देखते हो तो कश्मीर फाइल्स में जो गुंडा है बिट्टा, वो बिट्टा बार बार कहता हम स्टेट के टूल्स नहीं है, स्टेट नहीं स्टेट, टूल्स नहीं टूल्स, और वो कहता हम स्टेट के टूल्स नहीं है, क्योंकि बोले ही नहीं जाते। इसलिए आप गंगानगर, चूरू, बीकानेर वाले से किसी को कहोगे तो वो बोलेगा विकल्प, संकल्प, पर्यापत, आत्महत्या, आत्मघाती, है ही नहीं, जबान में नहीं। इसलिए कपिल शर्मा के कितने भी शो देख लो, 1000 शो कर लिए होंगे उसने, एक बार उसने ये सब सही बोल दी हो, बोल ही नहीं पाता कपिल शर्मा कभी, क्योंकि पंजाबी है, उसके अंदर पंजाबियत कूट कूट के भरी हुई है, ये बोले नहीं जाए। मैं तो खुद जब जब तक स्प्रिंग बोर्ड नहीं आ गया था ये नहीं बोले जाते थे, स्प्रिंग बोर्ड ही बोलते थे। तो मुझे याद है मैं क्लास में ठीक था, इंटेलिजेंट था, एक दिन दिलीप सर किसी टॉपिक पे डिबेट करवा रहे थे, तो सर ने मेरे खड़ा किया अगले तू बोल, तो इंडिया अमेरिका रिलेशन पे बोलना था, और मैंने बोलना शुरू किया। मैंने कहा सर जो इंडिया जो इनिशिएटिव ले रहा है अमेरिका से, जो रिलेशन बना रहा है, ये इंडिया के लिए आत्मघाती कदम है। तो ना बैठ दे, बच्चे सारे हंसे, मुझे लगा क्यों बिठा दिया, सही तो मैं सर सही है, भारत यदि ऐसा करेगा तो आत्महत्या है। सर ने कहा वाह वाह बैठ दे बैठ दे, सारे टापर हंस लिए, बड़े बेइज्जती फील हुई कि यार। जैसे क्लास खत्म हुई मैं हाथों हाथ सर के पास ऑफिस में गया, सर ये क्या तरीका, मैं सही बोल रहा था आपने क्यों बिठा दिया। सर ने कहा बैठ बैठ चिल चिल चेयर पे बैठ, अब बता मेरे क्या करें। मगर सर मैंने 2 लाइनें बोली थी खाली, इतने में आपने बिठा दिया। मैंने यही तो कहा था कि भारत जो कदम उठा रहा है वो आत्मघाती है। सर ने कहा आत्मघाती नहीं होता, आत्मघाती होता। मैं यही तो मैंने कहा था आत्मघाती है, आत्मघाती। देख मैं क्या बोल रहा हूं, आत्महत्या, आत्मघाती। तो मुझे लगा हाँ यार ये थोड़ी हल्की टोन है, अपने जोर दे रहे, आत्मघाती, आत्महत्या। मैंने कहा सर
मैं गलत बोलता हूं? सर ने कहा तू नहीं, तुम्हारे इलाके के सारे, तुम्हारे साथ ये समस्या है। तुम जो जो पंजाब के उधर टच करते हो वे वो सारे के सारे से बोलते हो। जैसे बोल विकल्प, मैंने कहा विकल्प। बोल पर्याप्त, मैंने कहा पर्याप्त। तो मैं सर मैं सुधारूं कैसे इनको? तो सर ने कहा तू अखबार खोला कर, अखबार में डेली 10 वर्ड्स ऐसे देखा कर जिनमें आते हैं, इनको बोलने की कोशिश क्या कर। विकल्प 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 विकल्प, संकल्प संकल्प, पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त। तो जीप तेरी वैसी हैबिट में आ जाएगी, फिर बोलने लग जाए। मैं सर दिल्ली में 10 शब्द कर लूं तो सही है? सर ने कहा शब्द नहीं, शब्द क्या करने पड़ेंगे। मैंने घर पे कोई खूब ट्राई की है, तब जाके अब थोड़े बहुत ठीक बोल पाता हूं, पूरे नहीं बोलता। अभी भी मैं आपको क्लास में जब लिखवाता हूँ आने वाला होता है ना विकल्प, मैं मन में 10 बार बोलता हूँ विकल्प 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 विकल्प, तब जाके विकल्प आता है। और यूं अचानक रो में बोलता हूं, मतलब मैं ध्यान नहीं देता तो मैं विकल्प ही बोलूंगा। ये संस्कार अंदर वही है, कूट कूट के भरे में है, जो विकल्प नहीं बुलवाते, विकल्प बुलवाते। स्थानीय बोली आपकी भाषा में आए बिना नहीं रहेगी, क्योंकि वो मातृभाषा है। आप माँ के पेट में जिस दिन आए थे तब से सुनते आए हैं। दूसरी भाषाएं सीखी जाती है, मातृभाषा सीखता नहीं है, वो अपने आप जानता है। इसलिए आप जालोर के किसी भी बंदे से कितना भी करवा लो, पर वो चाय को चाय बोलेगा। मेवाड़ी, जालोर, सिरोही सारे चम्मच को चम्मच कहेंगे, समस, मारा समस साइज है, समस साइज है नहीं, साइज है। मारा सा पीवनी सा, चाय नहीं सा पीवनी, मारे सा। आज कोचिंग की छुट्टी है, कोचिंग नहीं कोचिंग, छुट्टी नहीं छुट्टी। मेरे पास साबी तो ही नहीं, साबी। गाने वैसे गाएंगे, सलो दिलदार सलो, सांद के पार सलो। आप भरतपुर वालों से कभी वह नहीं बुलवा पाएंगे। हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हमारे आज वर्षा हुई थी, वर्षा नहीं विश्वविद्यालय ने, पूरा भरतपुर करौली पूरा बेल्ट है, वर्षा विश्वविद्यालय। जालोर वाले वह नहीं बोल पाएंगे, वह कहेंगे। नॉर्मली राजस्थान में कुएं को बोलते हैं बेरो, पश्चिमी राजस्थान में कुआ था बेरो। किसी पूछो कितना बेरा है, हमारा 10 बेरा है, हमारा 5 बेरा है। जालोरी कोई कहेगा हमारा वेरा है, वेरा, हमारा बे वेरा है, हमारे 2 बेरे हैं। ये मातृभाषा का टच आए बिना रहता है नहीं। तो मैं जब हमेशा इसको पढ़ता हूं कि यार बंगा को चूड़ियां कहते हैं, मगर यार पूरी दुनिया में कहते हैं, इसमें पढ़ना है। और इससे इंटरेस्टिंग मैं बताऊं आपको, कपास होती है, कपास, कपास की जो लकड़ियां होती है, कपास में क्या करते हैं, रुई तो निकाल ली, लकड़ियां बच गई, तो उस गंगानगर वाले पूरे बेल्ट में लकड़ियों का प्रयोग करते हैं चूल्हे में, रोटियां बनाने के लिए चूल्हा जलाना है तो वो कपास, वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, अच्छी लकड़ियां होती है तो आग पकड़ने में काम आती है। तो अब हमारे वहां जब हम रहा करते तो मेरे को याद है कि हमारे वो बाहर एक पीछे जगह थी, वहां पे कपास की खूब सारी लकड़ियां पड़ी रहती, बड़े बड़ी लकड़ियां होती। मम्मी दिन के अंदर जाके उनको छोटी छोटी तोड़ के आती, कि शाम को जब चूल्हे में काम आएगी, सुबह काम आएगी, तो छोटी छोटी ले जाके, भाई पूरा पूरा लकड़ी लगाई नहीं जा सकती, छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, तो पीछे छोड़ के आ जाते, जब चाहिए तब यहाँ से ले जाएंगे। तो कई बार मम्मी शाम को जब खाना बनाने के लिए बैठती तो हम बच्चों को कहती कि जा पीछे से बंसती ला, क्या ला, बंसटी। और बंसटी कहते हम एग्जैक्टली समझते कि मम्मी चूल्हे वाली लकड़ियां मंगा रही, वो कपास वाली लकड़ियां जो पीछे पड़ी है वो मम्मी मंगवा रही है, कि बंसटी लेके हम लेके आते बंसटी। हम कभी दूसरी नहीं लाए, बंसटी का मतलब था चूल्हे वाली लकड़ियां लेके आने। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया मम्मी इंग्लिश बोल रही, मम्मी कह रही बर्निंग स्टिक्स, जलाने वाली लकड़ियां, ये बर्निंग स्टिक्स है। तो भाषा एक जैसी है। इसलिए नमस्ते लंदन मूवी में अक्षय कुमार का एक वाहियात डायलॉग है, जिसमें अक्षय कुमार एक अंग्रेज को बुला के कहता है, हमारा मातृ तुम्हारा मदर बन गया, हमारा पितृ तुम्हारा फादर बन गया, हमारा त्रिकोणमिति तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री बन गई ना, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बना। हम एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। हम मध्य एशिया के लोग थे, हम में से कुछ लोग चले गए यूरोप, कुछ लोग आ गए भारत, वो ठंडी जलवायु में गए इसलिए गोरे हैं, हम गर्म जलवायु में इसलिए कंपनी कलर चेंज है। इसके अलावा और कोई भी अपने में अंतर नहीं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, कौन सी नदी के, लिखो, यह है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर घग्गर। यह है घग्गर नदी के किनारे स्थित, इट इज लोकेटेड नियर रिवर घग्गर। कौन सी नदी किनारे? अंग्रेजों ने घग्गर नदी का सर्वे करवाया था, एक बंदा इसका सर्वे करके गया, उस बंदे का नाम है ओरेल स्टाइन। क्या नाम है, लिख लो। ओरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ओरेल स्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर।
ओरेलस्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ओरेलस्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर। ओरेलस्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ओरेलस्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर। 2013 के प्री में क्वेश्चन था कि ओरेलस्टाइन ने या घग्गर नदी पर सर्वे की बुक लिखने वाला बंदा कौन था, तो बुक लिखने वाला बंदा कौन है? ओरेलस्टाइन। ओरेलस्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ओरेलस्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर। इस कालीबंगा के आसपास में कुछ मिल सकता है, ये पहली बार कोई बंदा बताता है, तो वो बंदा था एलपी टेसीटोरी। याद है आपके? है ना, बीकानेर रहता था, इटली का बंदा था, मैंने बातें बताई थी खूब सारी। इसने पहली बार बीकानेर के राजा को कहा था कि इस इलाके में ढूंढो, कुछ ना कुछ मिलेगा अपने को। पर राजा ने कहा सोना मिल सकता है क्या? अपने राजा महाराजा बोलता जमीन में सोना है, बूढ़ियों को सबको लगता है अपने। उसने कहा सोने वोने का तो पता नहीं, पर खोद लो तो कुछ मिल जाएगा। राजा ने कहा नहीं, फिर नहीं खोदेंगे। तो पहली जानकारी कोई कालीबंगा सभ्यता की देता है तो कौन देता है? देख लो। सबसे पहले एलपी टेसीटोरी ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। फर्स्ट टाइम एलपी टेसीटोरी गैव इन्फॉर्मेशन अबाउट कालीबंगा। सबसे पहले एलपी टेसीटोरी ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। हाँ, इंग्लिश में टेसी, हिंदी में तेसी, कुछ ही लिख ले, क्या फर्क पड़ता है? टेसी लिख ले, तेसी लिख ले। सबसे पहले एलपी टेसीटोरी ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। फर्स्ट टाइम एलपी टेसीटोरी गैव इन्फॉर्मेशन अबाउट कालीबंगा। एलपी टेसीटोरी ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। फिर इस कालीबंगा की खोज यदि कोई बंदा करता है तो 1953 में करता है अमलानंद घोष। कौन करता है? देख लो, 1953 ईस्वी में, इन 1953 एडी। ईस्वी में 1953 एडी अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। अमलानंद घोष डिस्कवर्ड कालीबंगा। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। अमलानंद घोष डिस्कवर्ड कालीबंगा। अमलानंद घोष ने किसकी खोज की थी? कालीबंगा खोज की। फिर सरकार ने कहा कि भाई एक्सकेवेशन करवाओ इसका। लिखो उत्खनन करता बी लाल, बी के थापर, एमडी खरे। कौन कौन है बताओ देखे? बी लाल, बी के थापर, एमडी खरे। क्या क्या नाम दोबारा बताओ? बी लाल, बी के थापर, एमडी खरे। वैसे तो दो ऊपर वाले इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बी लाल और बी के थापर। तीसरे वाले तो खड़े ही रहे थे खाली, पर फिर भी खड़े का नाम याद करना पड़ेगा। कौन से खड़े हैं? एमडी खड़े। तो कौन कौन तीन बंदे बताओ देखे? बी लाल। जब पूरा एक्सकेवेशन किया गया तो पता चला कि यार सबसे पहले कालीबंगा के लोग मान लो यहां रहते थे, फिर यहां थोड़ी भीड़ भाड़ भी, तो थोड़ा ऊंचाई की तरफ चले गए वो। यहां थोड़ी और भीड़ भाड़ भी, तो थोड़ा और ऊपर की तरफ गए। गांव का विस्तार हुआ, थोड़ा और ऊपर की तरफ गए। फिर गांव का विस्तार हुआ, 5 लेयर मिली है। कितनी लेयर मिली है? आज भी आप अपने गांव को देखना, अपना पुराना दादाजी का मकान बना हुआ है, फिर मान लो चाचा जी ने कहा भाई यहाँ भीड़ हो गई, मैं अलग मकान बनाऊंगा। चाचा जी हमेशा ऊंचाई में बनाएंगे मकान। पुराना गांव हमेशा नीचा होगा, नया गांव हमेशा क्या होगा? ऊंचा। यहां से 5 लेयर मिली। कितनी लेयर मिली है? कि जो यहां लोग बसे हुए ये सबसे नए होंगे, इससे पुराने वाले, इससे पुराने वाले, इससे पुराने वाले, इससे पुराने, सबसे पुराने वाले। ये जो 2 लेयर है ना, ये हड़प्पा से भी पुरानी है। कैसे पुरानी है भाई? सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा का टाइम पीरियड लगभग माना जाता है 2600 बीसी से 1900 बीसी। क्या माना जाता है? इस टाइम के बीच में होता है, उसको तो हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। इससे पुराना जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राक हड़प्पा। क्या बोलते हैं? प्राक का मतलब पहले, पुराना, प्री हड़प्पियन। और इसके बराबर वाला जो होता है उसको हम कहते हैं भाई ये हड़प्पा के समकालीन है, तो उसको हम बोलते हैं विकसित हड़प्पा। क्या बोलते हैं? अब कोई पूछे कि कालीबंगा में कितने स्टेज का एक्सकेवेशन किया गया था? 5। कितने किया गया था? पहली और दूसरी स्टेज किसकी है? प्राक हड़प्पा। बाद वाली 3, इसका मतलब बाद वाली 3 तो इस टाइम की है, 2600 बीसी से 1900 बीसी के आसपास की। पहले वाली 2600 बीसी से भी क्या है?
पुरानी। जब तक हड़प्पा नहीं था तब भी अपना कालीबंगा था। पहले गांवड़ा रहा होगा, फिर धीरे धीरे फैलता फैलता क्या रहा होगा, शहर बना होगा अपना। लिख लो। यहां पर 5 स्तरों का उत्खनन किया गया था। 5 stages were excavated here। यहां पर 5 स्तरों का उत्खनन किया गया था। 5 stages were excavated here। यहां पर 5 स्तरों का उत्खनन किया गया था। 5 stages were excavated here। कितने स्तरों का उत्खनन किया गया था? 5 स्तरों का उत्खनन किया गया था। 5 stages were excavated here। नीचे लिख लो। प्राक हड़प्पा बराबर 1 व 2 प्री हड़प्पियन। विकसित हड़प्पा डेवलप हड़प्पियन। हड़प्पा से पुरानी और हड़प्पा के साथ में विकास जिनका हुआ 3 4 5। प्री हड़प्पियन और डेवलप हड़प्पियन। प्राक हड़प्पा के कौन कौन सी लेयर मिली हमें? 1 और 2, 3 4 5 जो लेयर है वो किससे संबंधित है? विकसित हड़प्पा से संबंधित है। बाकायदा अलग अलग नहीं होगी। आज के 50 साल पहले की चीज, आज की चीज और आज के बाद की चीज अलग अलग नहीं हो जाएगी। सीधी सी बात। ऐसा कैसा सेंटर हमें पाकिस्तान के अंदर एक मिलता है, उस सेंटर का नाम है कोट डीजी। क्या नाम है? तो कोई पूछेगा कालीबंगा के समान पाकिस्तान में कौन सा सेंटर मिला, तो कौन सा मिला? लिख लो। पाकिस्तान का कोट डीजी कालीबंगा के समान है। कोट डीजी ऑफ पाकिस्तान इज लाइक कालीबंगा। पाकिस्तान का कोट डीजी कालीबंगा के समान है। कोट डीजी ऑफ पाकिस्तान इज लाइक कालीबंगा। पाकिस्तान का कोट डीजी कालीबंगा के समान है। कोट डीजी ऑफ पाकिस्तान इज लाइक कालीबंगा। पाकिस्तान का कोट डीजी किसके समान है? मैंने अभी कहा था कि एक इतिहासकार में दशरथ शर्मा, और इतिहासकार में, और उन्होंने अपने कालीबंगा कहा था कि हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घड़ी सभ्यता की कौन सी राजधानी है? लिख लो। दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, कालीबंगा हड़प्पा सिंधु घड़ी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। लिख लो। कालीबंगा सिंधु घड़ी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा वॉज थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घड़ी सभ्यता का 2, हड़प्पा सभ्यता का 2, सिंधु सरस्वती एक ही बात है। कालीबंगा सिंधु घड़ी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा वॉज थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन कहता है ऐसा? दशरथ शर्मा। क्या बताते हैं कालीबंगा को? तीसरी राजधानी। क्या बताते हैं? तीसरी। पराक हड़प्पा वाला जो सेंटर है वो थोड़ा गांव टाइप का है। जो विकसित हड़प्पा वाला मिलता है वो कैसा बना हुआ है? शहर। क्योंकि हड़प्पा क्या थी? नगरीय सभ्यता। तो हड़प्पा के बराबर में कोई, इसका मतलब वहां क्या बन गया? नगर। हड़प्पा से पुराना, इसका मतलब क्या रहा होगा? गांव। हड़प्पा सभ्यता के जितने नगर मिले हैं वो नगर 2 भागों में है। नगर कितने भागों में? 2 अलग अलग भागों के अंदर नगर बंटे में। एक उसका पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट है, इसको बोलते थे दुर्ग। क्या बोलते थे? सिटाडेल। इसमें सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। इसका मतलब राजा महाराजा रहते होंगे। राजा महाराजा इस साइड में रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बनी हुई है सारी की सारी इसमें। उसका जो एक पार्ट है पूर्वी भाग, इसको बोलते थे निचला नगर। क्या बोलते थे? निचला नगर, लोअर टाउन। इसमें छोटे छोटे मकान बने हुए। इसका मतलब सामान्य आम जनता इधर रहती हो। आज भी आप जयपुर को नोटिस कीजिए, आप कभी जाइए सी स्कीम और सिविल लाइन्स, आपको बड़े बड़े बंगले मिलेंगे, क्योंकि वहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस, आरएस वो रहते हैं। एक अपने रहते हैं इधर बाईपास, अपने निचले नगर के अंदर है, लोअर टाउन के अंदर है। तो शहर कितने भागों में बंटा हुआ था? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग है? पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाग को क्या बोलते? पूर्वी भाग को क्या बोलते? पश्चिमी भाग में क्या बने हुए थे? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। इसमें क्या बने हुए थे? जनरल बिल्डिंग, सामान्य भवन। लिखो। नगर 2 भागों में विभाजित था। टाउन वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। नगर 2 भागों में विभाजित था। टाउन वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। नगर 2 भागों में विभाजित था। टाउन वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। लिख लो 2 भाग, पश्चिमी भाग तथा पूर्वी भाग। जैसे मैंने उतार रखा वैसे वैसे लिख लो।
पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग करके लिख लो, 1 नंबर 2 नंबर लगा के लिख लो। वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। पश्चिमी भाग को क्या कहते थे? दुर्ग, सिटाडल। और लिखो प्रशासनिक भवन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। पूर्वी भाग को क्या कहते थे? निचला नगर, लोअर टाउन। उसमें क्या बने हुए थे? सामान्य भवन, जनरल बिल्डिंग्स, कॉमन बिल्डिंग्स। जनरल बिल्डिंग्स लिखना, सामान्य। ठीक है, दोनों भागों के अलग अलग 4 दीवारी है। इसकी 4 दीवारी अलग, इसकी 4 दीवारी अलग। 4 दीवारी को एक अच्छा शब्द बोलते हैं, परकोटा। क्या बोलते हैं? ये इंग्लिश में कहते हैं रैम्पार्ट। देखो, दोनों भाग अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे। बोथ पार्ट्स वर कवर्ड बाय डिफरेंट रैम्पार्ट्स। दोनों भाग अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे। बोथ पार्ट्स वर कवर्ड बाय डिफरेंट रैम्पार्ट्स। दोनों भाग अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे। बोथ पार्ट्स वर कवर्ड बाय डिफरेंट रैम्पार्ट्स। दोनों भाग अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे। बोथ पार्ट्स वर कवर्ड बाय डिफरेंट रैम्पार्ट्स। बाकी कल पढ़ेंगे।